हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज है संडे, तो संडे के दिन हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो एक सप्ताह के लगभग 50 क्वेश्चन को आज हम रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। जिन भाई बहन ने पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर में किसी भी क्लास को मिस किया है, तो वो आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखकर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ कम से कम 25 से 30 मिनट बने रहेंगे, क्योंकि हर प्रश्न को जो है पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 6 अक्टूबर के संडे मैराथन क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके साथ सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। तो नासा ने क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है किसके लिए? सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए। इस क्रू मिशन में कौन हेल्प कर रहा है? तो इसमें कर रहा है स्पेस एक्स। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या मैंने दे दी है। आप सभी को पता है कि जो बोइंग कंपनी की स्टार लाइनर जहाज़ था, इसको जो है स्पेस में भेजा गया था। कब? जून 2024 में। इसको लेके कौन गई थी? तो स्टार लाइनर के जहाज़ को लेके गई थी सुनीता विलियम्स, जो कि स्पेस में गई थी और वहीं पर वो फंस गई हैं। और अभी जो है नासा के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है, क्रू मिशन। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। और ये पूछे नासा जो है किसकी स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका की यह स्पेस एजेंसी है, ये आपको याद रखना है। और पूछे इसी क्रू 9 मिशन में कौन हेल्प कर रहा है नासा की? तो नासा की हेल्प कर रहा है स्पेस एक्स। और यह पूछे स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की यह कंपनी है। किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध हो जाता है कैंसर से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल यह भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल है, जो कि कैंसर रोगी के जो डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करने का इसका उद्देश्य है। अब पूछे मल्टी ओमिक्स डेटा को लॉन्च किसने किया है? तो FSSAI ने लॉन्च किया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ रिवीजन देखेंगे फटाफट, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखें। पीएम मोदी अभी जो है बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है। और पूछे कि यह जो बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र है इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में अगर पूछे कि यह बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र किसका भाग है, तो महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है। और यह भाग है DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का यह भाग है। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाले सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो जो रिटायर अग्निवीर होंगे उनके लिए जो है 15% आरक्षण की घोषणा किसने करी है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने करी है। इसकी व्याख्या देखिए तो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने यह अगर पूछे किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसमें इंडिया और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी बनाई गई है। इसमें जो है अगर पूछे कि DRDO भारत की तरफ से है और मशीन स्ट्रोएनिया ये किसकी तरफ से है? तो ये रूस की तरफ से है। तो इन दोनों ने मिलकर ही ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी का निर्माण किया है। और इसी जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा जो पूर्व अग्निवीर हैं, यानी कि जब इनका 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएंगे, तो इनको जो है अपने यहाँ पे जितनी भी सीटें होंगी उसमें जो है सिक्योरिटी के लिए 15% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने वाला है ब्रह्मोस एरोस्पेस। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को चुना गया है 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिलेगा? मिथुन चक्रवर्ती जी को। और इन्हें 2024 में भारत का तीसरा हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और वहीं पूछे 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो वहीदा रहमान जी को मिला था। छठा प्रश्न है, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो तमिलनाडु के ये उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो उदयनिधि स्टालिन कहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और पूछे तमिलनाडु के CM कौन है? तो स्टालिन साहब हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 मनाया जाता है 30 सितंबर को।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 30 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में, तो सेंट जॉरेन के पुण्यतिथि की याद में 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। और इसी के माध्यम से जो अनुवादक होते हैं, यानी जो भाषा अनुवादक होते हैं उनको सम्मान देने के लिए ही 30 सितंबर को राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया जाएगा, तो यह अलेक्जेंडर डन को दिया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा, तो अलेक्जेंडर डन को दिया जाएगा। यह एक गणितज्ञ हैं। और पूछे कि श्रीनिवास रामानुजन जी का अगर पूछे हैप्पी बर्थडे कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और 22 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इनकी फेमस बुक का नाम है, जब डेथ हो गई थी तो इनकी बुक जो है काफ़ी फेमस हुई थी, इसका नाम है खोई हुई नोटबुक। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहले एशियाई पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है, तो भारत ने पहली बार एशियाई पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। एशिया पैसिफिक पैडल कप पहली बार अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। यह पहली बार ही इस खेल की शुरुआत हुई है, ठीक है। और अगर पूछे कि इस खेल का संबंध जो है किस खेल से है, तो रैकेट खेल से यह पैसिफिक पैडल कप संबंधित है। और पूछे कि भारत ने इसमें कौन सा पदक जीता है, तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसको हराकर, तो मलेशिया को हराकर जीता है। एक और खेल हुआ था जिसको देख लेते हैं कि 9वें क्रम का जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, बंदरसेरी बागवान में किया गया है, जो कि ब्रुनोई की राजधानी है। इसमें जो है भारत ने 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रोंज मेडल जीता है। किसने, भारत ने। और पूछे इसमें दोनों गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है, तो एक गोल्ड जीता गया है आर्यन के द्वारा। इन्होंने गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है। और वहीं पूछे कि दूसरा गोल्ड किसने जीता है, तो शौर्य ने जीता है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो यह प्रारंभ किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम अगर पूछे किस सरकार ने शुरू किया है, तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी जी ने शुरू किया है। किसके लिए, तो जो स्कूली बच्चे हैं इनको स्कूल के बाहर जो है शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन कराने के लिए दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया गया है रेवंत रेड्डी जी के द्वारा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 का पहला राष्ट्र कौन सा बन गया है, तो यह हो गया है ब्रिटेन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। G7 में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये 7 देश हैं। अभी जो है G7 2024 की बैठक कहाँ पे हुई है, तो पुगालिया इटली में हुई है। और वहीं पूछे इंग्लैंड जो है यहाँ अपना कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया है। अगर पूछे कि पहला जो है ऐसा देश बन गया है जिसने अपना कोयला से बनने वाली बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है। और अगर पूछे कि विश्व का पहला देश कौन था जिसने कोयला से बिजली बनाने का कार्य शुरू किया था सॉरी, तो वो भी इंग्लैंड ही था। और कब शुरू किया था, तो 1882 में शुरू किया था। और इस इंग्लैंड के द्वारा 2040 तक जो है यह घोषित कर दिया गया है कि कोयला से मुक्त पूरा इंग्लैंड हो जाएगा। यानी कोयला से जहाँ भी किसी भी फैक्ट्री में अगर कार्य हो रहा है तो 2040 तक ये पूर्ण रूप से कोयला से किसी भी ऊर्जा को उत्पादित नहीं करेंगे। 12वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2024 के हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो यह मिला है अंकुश सचदेवा जी को। अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है 2024 हुरन इंडिया अंडर 35। इसमें पूछे कि पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है अंकुश सचदेवा जी को। और इनके ऐप का नाम है शेयर चैट ऐप। और वहीं पूछे कि सबसे युवा महिला को पहला स्थान किसे मिला है, तो ईशा अंबानी जी को मिला है। और वहीं अलक पांडे सर जी को मिला है 23वां स्थान, ठीक है। तो हुरन इंडिया अंडर 35 में पहला स्थान है अंकुश सचदेवा जी का, महिला में ईशा अंबानी जी का है और अलक पांडे जी का 23 नंबर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा, तो नाटो अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करेगा फिनलैंड में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
नाटो की स्थापना देखो कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो के वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं मार्क रूटे। वर्तमान में नाटो में कुल 32 देश हैं। 32वां देश पूछे कौन सा है, तो स्वीडन है। और जबकि पूछे नाटो जो है 2025 में अपना उत्तरी कमान कहाँ स्थापित करने वाला है, तो उत्तरी कमान स्थापित करने वाला फिनलैंड में, जो कि हेलसिंकी इसकी राजधानी है। वहीं पूछे कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, और फिनलैंड की मुद्रा का नाम है क्रोन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड में। काजिंद अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होता है, तो काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, और इस बार 8वें क्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, उत्तराखंड के ओली में। और इसी काजिंद का पुराना नाम क्या था, प्रबल दोस्ती अभ्यास इसका पुराना नाम था। विश्व का अगर पूछे सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, और इसकी राजधानी का नाम है अस्ताना, और इसी अस्ताना में जो है SCO 2024 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ है मुंबई में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह मुंबई में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसको किसने शुरू किया है, तो पर्यावरण जो जहाज रानी मंत्री हैं सर्वानंद सोनीवाल जी के द्वारा यह मिशन शुरू किया गया है। और यह मिशन 3 चरणों में शुरू होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच मतलब 2029 तक चलने वाला यह 3 चरणों में अभ्यास है। हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो विराट कोहली जी बन गए हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बना चुके हैं, 27,000 रन। इन्होंने 594 पारियों में यह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर जो है 27,000 रन 623 पारियों में बनाए थे, जबकि 594 पारियों में ही किसने बना दिया है, तो विराट कोहली ने बना दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले अगर पूछो पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। इन दोनों का खेल है बैडमिंटन। और पूछो पहले भारतीय कौन है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। पहली महिला कौन है, तो करणम मल्लेश्वरी जी हैं। वही पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इनामी राशि कितना है, तो 25 लाख रुपये हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को 2 दिवस आप सभी को याद रखना है। पहला वाला दिवस है महात्मा गांधी जी का, जो कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, पोरबंदर, गुजरात में। और इनको जो है गोली कब लगी थी, तो 30 जनवरी 1949 को इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए 2 अक्टूबर को जो है इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। वहीं बात करें कि जब इनको गोली लगी थी 30 जनवरी को, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये पहला दिवस हो जाता है 2 अक्टूबर से। दूसरा वाला होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही होता है, और ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसी को जो है शांति समझौता कराने के लिए ताशकंद गए थे, जो कि यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है रहस्यमयी तरीके से 1966 में। और इन्हें 1966 में ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेकिन कब, तो मरणोपरांत। तो पूछे कि पहली बार जो है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो आरती सरीन जी हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा इसकी जो है महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं, तो आरती सरीन जी बन गई हैं। ये वाइस एडमिरल हैं। रिया सिंघा कौन है, तो मिस वर्ल्ड 2024 बनने वाली हमारी महिला कौन है भारत की तरफ से, तो मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो रिया सिंघा ने जीता है। आतिशी मरलेना कौन है, तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। प्रीति रजक कौन है, तो आर्मी की पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 19वां। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, तो महाराष्ट्र में शुरू किया है। हर घर दुर्गा अभियान अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। कहाँ पर इसकी शुरुआत करी है, तो महाराष्ट्र में शुरुआत की है। अगर पूछे कि लोकसभा इस बार किस क्रम की चल रही है, तो 18वें क्रम की लोकसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ओम बिरला जी बनाए गए हैं।
यह अभियान क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि लड़कियों को मजबूत करना और उनकी रक्षा करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। वहीं प्रश्न अगर देखें तो देसी गाय को राजमाता का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो भी महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20वां। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 पूछे कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है मुंबई में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। आयुष का फुल फॉर्म होता है, ए फार हो जाता है आयुर्वेद, वाई फार हो जाता है योगा, यू फार हो जाता है यूनानी, एस फार हो जाता है सिद्ध और एच फार हो जाता है होम्योपैथी। अगर पूछे कि जो ये शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया गया है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तो G4 संगठन में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान शामिल हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो G4 संगठन में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान शामिल हैं और इन्हीं के द्वारा जो है UNSA यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में सुधार की आह्वान की बात की गई है। इसमें कहा गया है इन 4 देशों के द्वारा जो कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो ये अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष के लिए, और जो ये 5 सदस्य अस्थायी वाले होते हैं इनमें अभी कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, जापान, यूके यानी ब्रिटेन और USA। इन्हीं 5 देशों के साथ जो है इन्हीं 4 देशों को और जोड़ देना चाहिए। तो इस पर जो है सुधार की बात कही है G4 संगठन ने। और जो ये 5 देश है इन्हीं के पास जो है क्या है? वीटो पावर है, यानी कि किसी भी फाइल पर या फिर किसी भी कार्य पर ना करने का अधिकार है। G7 में 7 देश हैं, तो एक बार ये भी आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जापान और कोरिया के बाद USA के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो एशिया में तीसरा देश कौन बन गया है जो खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क को अगर पूछे लीड कौन करता है? तो यह USA लीड करता है। इस संगठन में कुल 14 देश शामिल हैं और एक संगठन शामिल है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। और इसी संगठन में अभी जो है 3 एशियाई देश शामिल हुए हैं, एक तो दक्षिण कोरिया, जापान और भारत इसमें शामिल हुआ है। इस जो खनिज नेटवर्क उद्देश्य है, इसका उद्देश्य अगर पूछे क्या है? तो महत्वपूर्ण खनिजों की पूर्ति बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए यह नेटवर्क शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की बनी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्लाउडिया शिनबाम ये पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं मैक्सिको की राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी, याद रखेंगे। और वही पूछे कि जो क्लाउडिया शिनबाम है इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो मोरेना पार्टी से ये संबंधित है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7% का अनुमान लगाया है। 3 संगठनों के बारे में देखते हैं। एक तो देखते हैं ADB, IMF और विश्व बैंक। तीनों का फुल फॉर्म है। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक। तो इन्हीं तीनों संगठनों के द्वारा जो है भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है 2025 से 24-25 में 7%। तो भारत की GDP का ग्रोथ कितना रहने वाला है 24-25 में? तो 7% रहने वाला है। और वहीं पूछे कि एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1966 को होता है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसमें 68 देश हैं। अब बात करते हैं IMF और विश्व बैंक की। IMF और विश्व बैंक इन दोनों का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। इन दोनों संगठनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं और इन दोनों संगठनों की स्थापना 1944 में होता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से इन दोनों संगठनों की स्थापना होती है। वर्तमान में अगर पूछे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय बंगा साहब हैं। जबकि IMF की महिला अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो लू को किसने प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है।
आप सभी को पता है कि मई जून में जो लू चलता है हमारे भारत में, इसे ही लू या हीट वेव कहते हैं। और यह जो प्राकृतिक आपदा है, यानी कि जो लू एक प्राकृतिक आपदा है, इसे जो है किसने प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। अब जो है 2025 से जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा अगर लू या हीट वेव की वजह से किसी भी महाराष्ट्र के व्यक्ति की मौत होती है या फिर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा 2025 से। अगर पूछे लू या हीट वेव की वजह से अगर शरीर में क्या होता है, तो निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके लिए डॉक्टर जो है ORS घोल पीने के लिए सलाह देते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। आपदा प्रबंधन एक्ट अगर पूछे भारत में कब आया था, तो यह आया था 2005 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर भी निर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह भारत की पहली सुपर कैपेसिटर सुविधा भी निर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह केरल में प्रारंभ हुआ है। यह एक प्रकार का बैटरी है, इसके बारे में देखते हैं। सुपर कैपेसिटर भी निर्माण सुविधा यह भारत की पहली है और कहाँ पर स्थापित किया गया है, कन्नूर केरल में स्थापित किया गया है, जिसकी शुरुआत करी है पिनरई विजयन जी, जो कि केरल के CM हैं। और पूछे कि इस निर्माण सुविधा में जो है हेल्प कौन करने वाला है, तो इसमें हेल्प करने वाला है इसरो। अगर बात करें कि यह क्या है, तो यह एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरी है, जिसका प्रयोग किया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन में, और जो स्पेस मिशन भेजा जाएगा उसमें जो है इस बैटरी का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी पहली जो है फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है, कन्नूर केरल में, जो कि केरल के CM पिनरई विजयन जी शुरू करेंगे, जिसमें हेल्प करने वाला है इसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो अरोड़ा नदी के कारण। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन इसके द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, ऐसी बात कही गई है, जिसका कारण है अरोड़ा नदी। और इसमें बताया गया कि अरोड़ा नदी का जो आधार है यह कटने के कारण पृथ्वी के क्रस्ट के जो ऊपर भाग हैं उनका भार कम हो जा रहा है, जिससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ऊपर बढ़ रही है। और कितना बढ़ रहा है प्रति ईयर, तो 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर जो है प्रति वर्ष इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप में 2024 का खिताब जीता है, तो यह हराया गया है बांग्लादेश को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024, साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका आयोजन पूछे अभी कहाँ किया गया है 2024 में, तो थिम्पू भूटान में किया गया है। इसमें कुल 7 देशों ने भाग लिया है। फाइनल मैच जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जो है इस चैंपियनशिप को जीत जाता है और बांग्लादेश हार जाता है। और भारत की तरफ से प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है, तो मोहम्मद कैफ जी को मिला है। खो खो वर्ल्ड 2024 या जो ये खेल होना है 2025 में, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ पे किया जाएगा, तो हमारे भारत में किया जाएगा। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। खो खो में अगर पूछे कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। और राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, जिसमें विजेता कौन बना था, तो महाराष्ट्र बना था। मुर्गप्पा गोल्ड कप का विजेता कौन बना है, तो यह इंडियन रेलवे बना है। मुर्गप्पा गोल्ड कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो यह हॉकी का ट्रॉफी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है, तो यह पुरस्कार मिला है राजश्री बिड़ला जी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है, तो राजश्री बिड़ला जी को मिला है। अगर पूछे कि यह अवार्ड कौन प्रदान करने वाले हैं, तो उपराष्ट्रपति हमारे देश के जगदीप धनखड़ जी देने वाले हैं। वहीं पूछे कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं की जो समाधि स्थल है इसका नाम है विजय घाट, याद रख लेंगे। और मरणों उपरांत अगर पूछे भारत रत्न किसे दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। मैंने पहले बताया है 1966 में इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अगर पूछे भारत में कहाँ पर है, तो यह बनारस में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है, तो यह फेस्टिवल मनाया जाता है यहूदी धर्म के द्वारा। यहूदियों का अगर पूछे एकमात्र देश कौन सा है, तो इजराइल है, जो कि इस टाइम विवाद में बना हुआ है। रोश हसनाह यह पूछे किस धर्म का त्यौहार है, तो यहूदी धर्म का फेस्टिवल है। और रोश हसनाह अगर पूछे यह जो है किस भाषा का शब्द है, तो हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वर्ष का मुखिया। अभी जो है PM मोदी जी और हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, इन दोनों ने जो है
रोज़ हसना फेस्टिवल के लिए बधाई दिया है किसको? इजराइल देश को। इजराइल में 2 और फेस्टिवल मनाया जाता है, हुनक्का और सुकोत। ये दोनों धर्म भी किससे संबंधित है? ये दोनों फेस्टिवल भी यहूदी धर्म से संबंधित हैं। हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो यह इटली ने एक बार फिर से G7 सम्मेलन की मीटिंग बुलाई है, जो कि मध्य पूर्व देश में जो संकट बना हुआ है। मैंने बताया कि इजराइल और किसके बीच? फिलिस्तीन, ओमान और ईरान, लेबनान, इन सभी के बीच जो संघर्ष बना हुआ है, इसी को शांत कराने के लिए एक बार फिर से G7 की बैठक किसने बुला ली है? तो इटली ने बुलाई है। G7 में कौन कौन से देश हैं? तो आप याद रखेंगे, UK, इटली, USA, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये 7 देश है। इन्हीं की जो है इमरजेंसी मीटिंग किसने बुलाई है? इटली ने बुलाई है। और G7 2024 की सहमत जो समिट हुई थी, ये भी इटली में हुई थी। और पूछे कि किसके लिए बुलाया गया है? तो जो इजराइल, लेबनान, ईरान के बीच जो संघर्ष हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए। और ईरान जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, किसने, कौन है? तो ये जॉर्जिया मेलोनी है, इन्होंने ही यह मीटिंग बुलाई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का किसने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह इजराइल ने लगा दिया है। यूएनओ की अगर पूछे स्थापना कब की जाती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि यूएनओ का कार्य क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल कितने अंग हैं? तो यूएनओ में 6 अंग है, जिनमें से एक अंग है महासभा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? त्रिग्वेली नॉर्वे के थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। तो यूएनओ के जो महासभा के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुटारेस, इनको जो है अपने देश में इजराइल ने आने से इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? तो एंटोनियो गुटारेस पर। और ऐसा क्यों किया है इजराइल ने? क्योंकि इजराइल ने आरोप लगाया है कि जो यूएनओ के महासभा हैं, यानी एंटोनियो गुटारेस हैं, इन्होंने जब ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, इन्होंने चुप्पी साध रखी है। इसी वजह से इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो है कोई अस्तित्व नहीं है हमारे देश में, तो हमारे देश में आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यह आरोप लगाया है कि ईरान ने बिना वजह के हमारे ऊपर हमला किया है, और इन्होंने जो है कुछ भी इस पर नहीं बोला है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूएई में किया गया है। इसकी व्याख्या देखिए तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन यूएई में किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में दुबई में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, इसका उद्देश्य है। अगर पूछे कि यूएई की राजधानी का नाम है आबू धाबी और यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर किस्मों को जो है जीआई टैग दिया गया है? तो ये प्रोडक्ट जो है असम के हैं, जिन्हें भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। असम के 8 प्रोडक्ट को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। और पूछे कि असम की किस जनजाति ने यह प्रोडक्ट बनाया है? तो बोडो जनजाति ने, जिन्होंने चावल की बियर बना दी है और खाद्य पदार्थ और कुछ वस्त्रों को बनाया है, जिन्हें भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जीआई एक्ट अगर पूछे कब आया था? तो 1999 में आया था। पहली बार जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और यह चाय किस राज्य में बनती है? यानी दार्जिलिंग शहर जो है कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 35वां प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। बापू टावर का उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है? तो पटना बिहार में किया गया है। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने इस टावर की उद्घाटन करी है और 2 अक्टूबर 2024 में करी है। और क्यों किया है? क्योंकि 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है किसकी? पीएम मोदी, सॉरी देखो मैं नाम भूल गया, सडन नहीं पता, इतना फास्ट पढ़ाना पड़ता है। बापू की यानी मोहनचंद करमचंद गांधी जी की, ठीक है, इनका पूरा नाम है। और यह जो टावर बनाया गया है, तो इसके लिए जो है 129 करोड़ रुपए लागत आई है और इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार जी ने किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 36वां, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है झारखंड में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किसने शुरू किया है? तो पीएम मोदी जी ने शुरू किया है। झारखंड हजारीबाग में शुरू किया है। इस योजना के लिए जो है 79,150 करोड़ रुपए जो है जारी किए गए हैं, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं।
वहीं पूछे झारखंड के सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आँख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल यानी कि जो अंधे लोग होते हैं उनको देखने के लिए एक जेनरिक बायोनिक विजन सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसको बायोनिक आँख कहते हैं। यह कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। इसकी व्याख्या देखिए तो जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम यह विश्व की पहली बायोनिक आँख है यानी आर्टिफिशियल आँख है जिससे ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं इसको अब देखने के लिए इनके लिए बनाया गया है। इसका विकास किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो मोसान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 82 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना जो है आई लाइनर कहाँ खोजा गया है, तो 8200 साल पुराना आई लाइनर कहाँ खोजा गया है, तो यह तुर्की में खोजा गया है। 8200 साल पुराना आई लाइनर अगर पूछे कहाँ खोजा गया है, तो तुर्की देश में खोजा गया है और यह सबसे पुराना आई लाइनर अब तक का खोजा गया है। वहीं पूछे तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। तुर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है और इसी के साथ जो रूस है ये भी जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। वहीं पूछे तुर्की की जो राजधानी है लीरा है और यहाँ की मुद्रा का नाम है, तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो इन तीनों व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। इसकी अगर व्याख्या देखेंगे, मौद्रिक नीति समिति जिसे मौद्रिक इसे कहते हैं मौद्रिक नीति पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसकी स्थापना करी जाती है 2016 में। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार से नियुक्त किए जाते हैं और 3 सदस्य जो है आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी जो है केंद्र सरकार ने इसमें 3 नए सदस्यों की नियुक्ति करी है। तीनों सदस्य का नाम आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है कौन बनाया जाता है, तो आरबीआई के गवर्नर बनाए जाते हैं जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है, तो यह सूर्य तारा से संबंधित है। 2024 में अगर पूछे अंतिम सूर्य ग्रहण की घटना जो है कब देखी गई है, तो 2 अक्टूबर को देखी गई है जिसे रिंग ऑफ फायर की घटना कहते हैं। तो अंतिम सूर्य ग्रहण कब देखा गया है, तो यह 2 अक्टूबर को देखा गया है। और जो पूछे कि यह घटना किससे संबंधित है, तो रिंग ऑफ फायर की घटना सूर्य ग्रहण से संबंधित है। यानी जो सूर्य ग्रहण है यह कि कब लगता है, तो यह अमावस्या को लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूछे कब लगता है, तो यह पूर्णिमा को लगता है। मैंने बताया था आप सभी को पूरी व्याख्या के साथ। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है और इसके बीच में जो है जब हम इसे देखते हैं, अगर मान लीजिए इसको जो है पूरी तरह से चंद्रमा कवर कर लेता है, तो अगर इसको चंद्रमा कवर कर लेता है तो जो ये हमको साइड से भाग दिखता है इसे ही बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो यह एक रिंग की तरह घटना दिखाई देती है। बीच में जो ये चंद्रमा हो जाता है ये बिल्कुल काला रहता है क्योंकि चंद्रमा में जो है प्रकाश नहीं है। तो इसी घटना को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है जो कि सूर्य ग्रहण से संबंधित है, सूर्य तारा से संबंधित है। और यह जो है अंतिम 2024 का सूर्य ग्रहण था जो कि 2 अक्टूबर को लगा था। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है जबकि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है, तो उपयुक्त सभी को दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, पूरा एक क्लास में आप सभी को शास्त्रीय भाषा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा अगर पूछे देना कब से शुरू किया गया है, तो 2004 से देना शुरू किया गया है। किसके द्वारा यह जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। भारत में 2014 तक अगर पूछे कितनी शास्त्रीय भाषाएँ थीं, तो भारत में जो है 2014 तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी। कौन कौन सी थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। इन सबको कब जो है क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, सन भी उनके आगे लिखा गया है। और ये 6 हैं। और इसके बाद 2024 में डायरेक्ट 5 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। तो 5 कौन सी हैं, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी। तो इनको जो है 3 अक्टूबर को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऊपर 6 नीचे 5, तो टोटल कितनी क्लासिकल भाषाएं हो गई हैं हमारे भारत में, तो 11 हो गई हैं। हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है, तो 1 लाख करोड़ रुपए जारी किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना, इन दोनों योजनाओं के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपए जारी किया गया है। जिसमें जो है पूछे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है, तो धारणीय कृषि
और पर्यावरण को ध्यान में रखकर कृषि करना इसका उद्देश्य है, जबकि कृषि योजना का उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और खाद्य आत्मनिर्भरता को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह चेन्नई में किया जाएगा। एयर शो जो 92वें क्रम का आयोजन किया जा रहा है वायुसेना का, यह कहाँ पर मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पर? तो चेन्नई के मरीना बीच पर यह मनाया जाएगा 92वें क्रम का एयर शो वायुसेना का। वायुसेना की स्थापना कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1932 को होता है, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो 2024 में एयर शो हो रहा है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है एयर फोर्स सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, इसकी थीम रखी गई है। 2023 में पूछे वायुसेना का एयर शो कहाँ पे हुआ था? तो 2023 में हुआ था प्रयागराज में, और अब की बार कहाँ पे हो रहा है? तो मरीना बीच चेन्नई में। अब पूछे कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। और वहीं पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत की तरफ से अगर पूछे, भारत अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है, और इसका अगर पूछे स्थापना कब किया गया है, तो इस दक्षता हब की स्थापना 2018 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वहीं पूछे कि इसमें भारत शामिल हुआ है, तो भारत की तरफ से अगर पूछे कौन सी नोडल एजेंसी इसमें शामिल हुई है, तो BEE इसमें शामिल हुई है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसमें शामिल हुई है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कहते हैं हिंदी में। यह जो संगठन है, यानी कि जो यह ऊर्जा दक्षता हब है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो सके और पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ही 2018 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब को स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत की तरफ से इसमें BEE एजेंसी इसमें शामिल हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। बात करें 2024 में विश्व पशु थीम क्या रखी गई है? तो दुनिया उनका भी घर है, या इसकी थीम रखी गई है। और किसकी याद में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो हेनरिक जिमरमैन की सम्मान में जो है 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। इस बार जो है थीम रखी गई है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, इसकी थीम रखी गई है। 46वां प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है। और पूछे कि इस समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया गया है? तो वेल्स को भागीदार देश बनाया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में चलती है, यानी 10 दिवसीय त्यौहार है। 1 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक स्वतंत्र राज्य बना था। इसी हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। 2025 में जो 25वें क्रम का हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है, इसमें जो भागीदार देश बना है, तो इसमें वेल्स बना है। वेल्स जो है यह उत्तर यूरोप महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्यजीव पर एक 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पर्यावरण एवं वन्यजीव पर जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, उसे वातावरण कहते हैं। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वातावरण या इसे ग्रीन फेस्टिवल भी कहते हैं, यानी पर्यावरण एवं वन्यजीव पर जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, इसे वातावरण कहते हैं, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम क्या रखी गई है? वेटलैंड फॉर लाइफ, इसकी थीम रखी गई है। और यह जो है फेस्टिवल अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, कौटिल्य आर्थिक फेस्टिवल, यह PM मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसकी थीम रखी गई है 2024 में भारतीय युग स्मृति, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया गया है झारखंड में। कहाँ पर? तो झारखंड में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। गेल कंपनी का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन अगर पूछे किसने किया है, तो PM मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? रांची, झारखंड में किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्लांट का उद्देश्य है जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, इसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, यानी कि प्रतिदिन जो है 150 टन जो वेस्ट है, इसको जो है वेल्थ में निस्तारण करना, इसका उद्देश्य है। गेल कंपनी का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और यह भारत की एक महारत्न कंपनी भी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश ने अपनी
राष्ट्रीय सीमा का पुनर्निर्माण किया है? तो यह किया गया है इटली और स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो आल्प्स पर्वत अगर पूछे किस महाद्वीप में है तो यह यूरोप महाद्वीप में है, और इसी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मैटरहॉर्न पीक, जो कि स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में स्थित है। और इसी पर पीक पर यानी इसी चोटी पर ग्लेशियर जमा हुआ है जो कि धीरे धीरे पिघल रहा है, जिससे जो है इन दोनों ने विचार किया है कि जो मैटरहॉर्न पीक पर जो ग्लेशियर है इसके पिघलने से जो हमारे सीमा में विस्तार हो रहा है, तो इसका एक बार फिर से जो है क्या किया जाए, पुनर्निर्धारण कर लिया जाए। तो जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रहा है, इसी के कारण जो है सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया है किसमें, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच। कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं के बीच जो है महत्वपूर्ण देश स्थित हैं, जैसे मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो ये आप सभी को मैंने कल भी पढ़ा दिया था, तो आप सभी वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीणा जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? तो इनका संबंध हो जाता है श्रीलंका से। इसकी व्याख्या देख ले, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो है इसके द्वारा जो है भी 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है प्रवीणा जयविक्रमा जी को, जो कि स्पिनर बॉलर हैं, कहाँ के, श्रीलंका के हैं। इन पर आरोप लगाया गया है कि ये फिक्सिंग का मामला था और इसी के कारण इन पर जो है आईसीसी ने बैन लगा दिया है। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं, तो जयशाह बनने वाले हैं, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। वैसे कोशिश रहती है कि और जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो पता है 50 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ देना, किसी भी चैनल पे देखेंगे कम से कम 1.5 घंटे में और ज़्यादा समय में पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको वॉच टाइम चाहिए, उनको वीडियो जो है अपने पब्लिश करानी है, ज़्यादा पैसे उससे कमाने हैं, तो इसके लिए ये सब करते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, और आप सभी को जो है कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए, मतलब आप सभी का करंट अफेयर रिवीजन हो सके उसके लिए मैं जो है कम समय में कोशिश करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से कंटेंट दे दूँ। देखा भी आप सभी ने इतना जल्दी पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन जो है जो पढ़ा रहे थे उसको भी भूल गया कि महात्मा गांधी का नाम भूल गया। बताइए, इतना जल्दी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है इस वजह से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।